हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसके फर्स्ट शिफ्ट को। इसमें जो क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी का हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको मेरे भाई एक बात पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो टीसीएस है, यानी कि टीसीएस आपके पेपर को बनाती है। तो एक क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक 4 से 5 शिफ्ट मैंने डिस्कस किया है, तो उसको भी अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वही थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो सिर्फ डाटा चेंज रहता है। तो आपको मेरे चैनल पे 101 क्वेश्चंस जो 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो सारे डिस्कस करवाए जाएँगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें और ये पेपर का कंप्लीट एनालिसिस भी होगा इसमें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे देखें कि ये क्वेश्चन है, इसको बोलता है सरल कीजिए। अगर इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कभी भी आपको कोई नंबर दिखे जो स्क्वायर के फॉर्म में और बीच में माइनस का साइन हो, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजना चाहिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी कोई नंबर आप स्क्वायर में देखेंगे और बीच में एक माइनस का साइन है, तो आप उस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो स्क्वायर में दिया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो 1.25 में से 0.75 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। और एक बार घटाएंगे तो ये घट के कितना आ जाएगा 0.50। फिर जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 3 और ये 25 25 50 तो 3.50। और अगर एक बार घटाएंगे तो 25 में 25 चला जाएगा, 2 में से 1 गया 1। और क्या है मल्टीप्लाई में है 7/2। ये आपको सॉल्व करना है। ये 2 से 2 चला जाएगा, ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 या फिर इसको काट लेंगे 0.5 बार में और इससे ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आपका राइट आंसर होगा। इतना ही आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। यानी कि आपको डायरेक्ट वो चीज आपके बैक माइंड में होना चाहिए, यानी कि दिमाग में ये होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी का रेशियो कितना है और सारी रेशियो आपको दी गई है। तो जैसे आपको रेशियो दिया गया है तो आपको करने का अप्रोच है, एक तो तरीका है कि पूरा इसको सॉल्व किया जाए या फिर ऑप्शन के हेल्प से किया जाए। जैसे आपको ए बी का रेशियो पूछा है तो कुछ भी हो जाए, आंसर में जो ऑप्शन होगा उसमें भी रेशियो 1:3 का होना चाहिए। जैसे देखेंगे 8 गुना 8 या 24, तो ये ऑप्शन दिख रहा है 1 3 का। क्या ये दिख रहा है ये 8 से नहीं कट रहा, नहीं होगा। ये 4 1 1 और 4 का रेशियो, ये भी नहीं हो सकता। ये 1 3 का ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेकिन अभी भी मेरा ऑप्शन 2 में फंस गया, तो हम या तो 4 3 को चेक कर लें या 6 7 को चेक कर लें, सी और डी। यानी कि ये अगर सी है तो ये डी है। इसका रेशियो क्या होना चाहिए 6:7। तो 3 से काटेंगे 6 तिया 18 7 तिया 21, तो ये 6:7 का रेशियो है। यानी कि इसको और इसको सिर्फ चेक करने से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये इसमें 6 नहीं दिख रहा कहीं पे, 6 तिया इसमें 6 है ही नहीं, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसको अगर मेरे भाई आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पहले लिखना कैसे है, ए बी सी एंड डी। ए बी का रेशियो कितना दिया है 1 3 4 3 और 6 7। जहां जहां जो चीजें दी गई है उसकी जगह पे लिखना है। अब क्या करना है, एक बार यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 गुना 4 गुना 6, 6 4 का 24। फिर ऐसे जाएगा 4 तिया 12 12 छक 72, 3 तिया 9 9 छह का 54। यानी कि एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, फिर लास्ट में ऐसे। तो 3 तिया 9 17 63। देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सब में या तो 8 है या तो 6 है। तो हम लोग इसको पहले काटेंगे किससे, ये 8 से 3 से सारा कटता हुआ दिख रहा है। 8 तिया 24, 24 8 तिया 24, 24 तिया 72, 18 तिया 54 और 21। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन आपका 8:, ये यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो हम लोगों ने ऑप्शन से किया था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि ए बी सी डी के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया गया, यदि सी को बी से इतने अधिक मिले तो ए को धनराशि कितनी प्राप्त हुई। बी को सी से, यानी कि इसको कितना प्राप्त हुआ है अधिक, तो आप बोलेंगे यूनिट में अगर बात करें तो 2 यूनिट ज्यादा मिला है और इसका वैल्यू कितना है 334।
आपसे पूछा है कि ए को कितना मिला, आपसे 10 का पूछा है, या तो आप इसको 2 से काट लें या फिर देखें कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना क्या होगा, आंसर होगा। 5 चौका 20, 5 तिया 15, 2 17, 5 तिया 15, 1 16, 1670 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैं अगर आपके जो एग्जाम में होता मेरे भाई, तो मैं देखता 2 यूनिट का वैल्यू है इतना, 10 यूनिट का पूछा है, तो 5 गुना करना है, इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करते, आंसर कर देते, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन एग्जाम में आप 334 गुना 5 डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो जीतेगा वही जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कठिन भी रहते हैं। जैसे दिया गया है आपको cos A इज इक्वल टू 4/5 और आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू बताइए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3 cosec स्क्वायर A माइनस 1 और डिवाइड में क्या है 4 √3 sec स्क्वायर A माइनस 1, ये आपसे पूछा गया है, ये दिया है, ये पूछा है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर A माइनस ये क्या होता है h/p, तो यहाँ से होगा cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस 1 को उठाकर इस साइड लाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरा का पूरा चीज कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3/4 रूट अंडर कॉट स्क्वायर। मैं चाहता तो एक लाइन में कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूँ। आप देखेंगे ये स्क्वायर से ये चला जाएगा, ये स्क्वायर से ये चला जाएगा, तो 3/4 और टेन जो है कोट, टेन क्या होता है कोट, हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग को टेन यहाँ से यहाँ आ जाए, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं कोट, तो ये क्या होगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि ये वाला चीज जो है ये है, तो 3/4 और कोट क्या होगा, कोट होता है b/p, तो b यहाँ पर 4 है, आपको पता होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 होगा, इसका स्क्वायर है, तो एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो 4/3 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप माइंड में रखेंगे, कौन सा चीज है, ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। अब बोला गया एक वॉशिंग मशीन, देखें जैसे ये क्वेश्चन है, ये पहले हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्ट में। अगर किसी बच्चे को उस टाइम में किसी ने एनालिसिस सही से देखा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे करवाया था। ठीक है, अब बोला गया टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से 50% कम है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, 50% कम, मतलब ये 100 है तो ये 50 है, तो ये 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में। ये क्या है, वॉशिंग मशीन, और ये है टीवी। इसमें हम लोग क्या करते थे, वॉशिंग मशीन कितना खरीद के ला रहे हैं 4, तो 4, और टीवी खरीद के कितना ला रहे हैं 2, इसका रेशियो निकालते हैं। इससे पता चल जाता है कि टीवी का जो प्राइस आ रहा है ओवरऑल, वो कितना क्वांटिटी, और क्वांटिटी यहाँ पे देखें 4 वॉशिंग मशीन है और प्राइस, इससे क्या हो जाएगा, जितना है ना टीवी उसका क्वांटिटी एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 33% बढ़ जा रहा है वॉशिंग मशीन, और ये 13% कम हो जा रहा है। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये 4 से 4 चला जाएगा, यानी कि 1:1 का रेशियो यहाँ पर आएगा। ये क्या आएगा 1:1। तो इसका निकालना है, तो हम लोग इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं 33, और एक को इससे करेंगे तो -13 और बटा 1/2। 33 में 13 चला जाएगा, 20/2, यानी कि 10% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है, अगर माइनस में आता तो इसमें क्या होता, हानि होता। बोला 2800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन बताएं। तो 2800 है और 10% चक्रवृद्धि, तो पैसा पहले साल कितना हुआ होगा 11/10, यानी 110/100 हुआ होगा, तो 11/10
और फिर से ये 11/10। ध्यान से आप देखेंगे तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 4 2 6 7 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 11 11, ये 11 का मल्टीपल है। ये 10 और 6 ये नहीं है, और ये भी नहीं है। तो आंसर सिर्फ इतना सा देख के किया जा सकता था कि 10 से 11 होगा, तो दोनों दो बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि यहाँ से हमको मिश्रधन मिलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 11 गुना 11 121 गुना 28 अगर आप करेंगे मेरे भाई, तब भी ये क्या आएगा, 8 के 8 12 96, और ये 2 12 24, तब भी क्या हो गया, 8 8 3 3। ठीक है, तो आप 11 का मल्टीपल करेंगे तो आप वहां से टाइम सेव कर ले जाएंगे, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस कार्य का दोगुना करने में कितना टाइम लेगा। ए क्या है, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर पाते हैं, जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं या कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे कट जाए। जैसे ये 18 होगा, 6 18 9 18, आप यहाँ 54 ले लें, 27 कितना ले लें, दोनों से कटने वाला नंबर लेते हैं हम लोग ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। तो ये 3 होगा और ये 2, यानी कि ये 2 6 दिन में 3-3 यूनिट डेली काम कर रहा है, तो 18 यूनिट काम करेगा, और ये 9 दिन में कर रहा है तो 2-2 यूनिट काम कर रहा है डेली। तो ये क्या होगा, इसका इफिशियंसी आ जाएगा। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना, कार्य कितना है 18, 2 गुना करना है, और ए का बोल रहा है, तो अगर बी 2 यूनिट और दोनों मिलकर 3 यूनिट करें तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट। तो 18 में 36 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपको ये दिया गया है, ये क्या है, 7/5, 7/5 इंटू 7√7 डिवाइड में क्या है, 7 माइनस 5/2, और इक्वल टू 7 2x प्लस 3, ये आपको निकालना है। अगर आप एक बात जानते हैं तो क्या होगा, ये जब पावर में होता है a पर पावर n प्लस b पर पावर a पर पावर m, a पर पावर n प्लस a पर पावर n, दोनों अगर हो तो ये क्या होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, a पर पावर n हो और गुना a पर पावर m हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर n प्लस m। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7 का पावर 5 है, प्लस इसमें जो देखेंगे तो ये क्या है, जब भी रूट में रहता है कोई चीज, जैसे √7 लिखा है, इसका मतलब है 7 पर पावर क्या है, 1/2। √x लिखा है, इसका मतलब क्या है, x पर पावर 1/2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये 1, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि इसमें 1.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें जो ये ऊपर नीचे से ऊपर है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये कैसे लिखाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज अगर 7 पर पावर -1/2 लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं। आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज जैसे a पर पावर -1 है, इसको हम लोग a लिख सकते हैं, यानी कि जैसे इसको चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, बदल जाता है, वैसे ही इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। ये भी चीज मल्टीप्लाई में आएगा, जिसके कारण ये कितना होगा, 5/2। तो 5/2 कितना है, 2.5 होता है, और इस साइड कितना है, 7 2x प्लस 3, यानी कि बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होता है। यानी कि कुछ कुछ बातें हैं जो इस बार इस जगह मैं लिखना चाहता हूँ। बेस जैसे a पर पावर m है और a पर पावर n है, तो क्या होता है, m बराबर n होता है। अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से कितना दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये 3 1 4 और 5, 3 1 4 1 5 4 9, 7/9 इक्वल टू 2x प्लस 3 7 पर। तो 7 बेस बेस सेम हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, 9 इक्वल टू 2x प्लस 3, x इक्वल टू ये इस साइड आएगा, तो 6/2 क्या होगा, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपको मेरे भाई कुछ बातें पता होनी चाहिए, यानी कि ये अगर ऐसे है तो इसको सम कर सकते हैं,
अगर कोई चीज माइनस में है, डिवाइड में ये पलटेगा तो ये ऊपर जाकर साइन इसका चेंज हो जाता है। तीसरी बात, अगर बेस सेम हो यानी कि ये ए हो तो इसका मतलब पावर भी सेम होता है, यानी कि 7 पर पावर अगर 9 है और 7 पर पावर 2x + 3 है तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बेस सेम होता है, आधार सेम होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, ये सब बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार समान चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर 3 बी से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी समान चाल से ड्राइव करता है तो उसको समय शहर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा। यानी क्या बोला कि वो अपनी समान चाल से इतना चलता है, यानी कि समान, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज में, जैसे 3/5 लिखा, बोला समान चाल के 3/5 चल रहा है तो ये सामान्य चाल रहा होगा, समान चाल। और ये क्या है, ये अभी जो बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको फ्रैक्शन देखकर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वह शहर चेतन अपनी कार से इतना चलता है, यात्रा करता है, वह इतने मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कहने मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्पीड स्पीड 5 से 3 हो गया है, पहले 5 था अब 3 हो गया। जो टाइम लगेगा ये क्या होगा, जैसे देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अगर स्पीड दिया हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये उसका उल्टा हो जाता है 3:5। यानी कि अब वो पहले 3 लग रहा था, अब 5 यूनिट में जब वो पहुंच रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 52 मिनट, ठीक है। यदि चेतन अपनी समान चाल से चलता तो ए से बी यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगता। अगर 2 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 2 से काटेंगे इसको, 26 बार में कट जाएगा, और 26 तिया कितना होता है, 26 गुना 3, 26 तिया 78 मिनट इसको टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो टाइम का रेशियो आपको दिख रहा है, ये पहले था, ये स्पीड है तो इसका टाइम ये है, ये स्पीड है तो ये इसका टाइम है। तो पहले वाला पूछा है तो 3 का वैल्यू पूछा है। अगर बोलता बाद में उसकी कितना टाइम लग रहा है तो आप इसमें या तो 78 में से 52 जोड़ देंगे या फिर इसका 5 निकाल देंगे, 2 का वैल्यू इतना तो 5 का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि 2 मित्र हैं, किरण और महेश, मासिक आय का अनुपात इतना है, वो प्रत्येक महीने इतने की बचत करता है, उसकी मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो करण की आय कितनी है। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसको पेन फ्री तक किया जा सकता है, यानी कि इसमें भी क्वेश्चन पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 बातें पहले से पता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले इसमें एक तरीके की बात करते हैं, क्रॉस मेथड का, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। रेशियो में जब 2 चीजें दी हो, जैसे क्या दिया है, आय क्या है, आय इनकम का रेशियो क्या है, 5:8, और जो व्यय है, व्यय वो कितना दिया है, 2:4, और वो जो सेविंग कर रहा है दोनों आदमी, ये भी 7200 कर रहा है और ये भी 7200 कर रहा है। जब भी इस तरह की चीजें दिखे कि आय में से व्यय घटेगा तो बचत आएगा, तो यहाँ पर आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करना है कोना कोनी और डिफरेंस लेना है। तो 20 में से 16 चला जाएगा, 5 का 20, 8 दिन 16, तो 4, इस 4 का वैल्यू कितना होगा। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों को पहले ही घटा लें, 2 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 144, तो 4 का वैल्यू कितना हुआ ना, 400। तो आपसे पूछा है किरण, किरण कौन है, किरण है पहले, तो 5 का वैल्यू आपको बताना है, यानी इस 5 का वैल्यू आपको बताना है। तो 4 से कटेगा कितने बार में, 4 तिया 12, बच जाएगा कितना, 2, 4 6 का 24, 00, 36 गुना 5 करेंगे 0 0, 5 का 30, 5 तिया 15 3, 18,
तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका अगर आपने पहले ही पढ़ा है तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे किया। बाकी अगर आपको इसको बेसिक से करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये बेसिक तरीका भी है और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे बोला गया आय का अनुपात कितना है, इतना, तो आपको बोला गया 5x और 8x, ये इसके आय का अनुपात है। अब जब आय में आप बचत को घटाते हैं, बचत घटाया मैंने 7200, आय में से बचत घटाते हैं तो क्या आएगा, आपका व्यय आएगा, और व्यय का रेशियो कितना दिया है, 2:4। तो अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वही चीजें हो रही होती है, 5 से गुना करते हैं, 5 का 20, ये 8 से 16, तो ये तरीका उसी का एक पार्ट है, बट इससे आप करते हैं तो आपको कम लिखना पड़ता है, वैसे करेंगे तो आपको एक्स एक्स बार बार लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसकी भुजा इतनी है, तो इसके सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है। जैसे आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कई सारे फॉर्मूले हैं। एक तरीका तो ये होता है 1/2, जो बेस है यानी कि जिस पर ट्रायंगल का आधार है और जो हाइट है वो, और इसमें आपको एक भुजा, जैसे एक ट्रायंगल है इस तरीके का, आपको दिया गया है कि ये 12.3 है और यहाँ से एक लंब डाला गया है, लाइन थोड़ा सीधा होगा, लंब डाला गया है, इसी की हाइट आपसे पूछी है और एरिया आपको दिया गया है। तो एरिया कितना है 61.5, 1/2, ये बेस कितना है 12.3 और h निकालना है आपको। अगर इस तरह की चीजें दी हो तो चीजें कटेगा इससे, तो 12 से ये कितने बार में कटता दिख रहा है, ये 5 बार में कटता हुआ दिख रहा है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 10 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 10 मीटर राइट आंसर होगा। आपको एक अंदाजा लगाना है कि ये इसे कटना चाहिए तो कितने बार में कटेगा, तो 12 पंच 60 होता है और ये अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंच 5 या 15, 12 पंच 60 61, तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि आप छोटे-छोटे नंबर से काट रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, तो क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करें तो मैंने एक तरीका तो वो बताया, एक तरीका क्षेत्रफल निकालने का ये होता है अगर आपको बेस दिया हो और हाइट दिया हो। एक तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और उसके तहत सॉल्व करते हैं। एक और तरीका होता है जो क्या होता है, दो साइड दिया हो, उसके बीच का एंगल दिया हो, तो हम लोग लिखते हैं 1/2 बी इंटू एच, बी दोनों साइड गुणा करते हैं और साथ ही साथ जो एंगल दिया होता है उसके साथ साइन के साथ वो एंगल लिखते हैं, 1/2। जैसे एक ट्रायंगल है इस तरीके का, यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल दिया हो और ये 3 हो, ये 2, बोलेगा इसका एरिया, तो ये क्या होगा 1/2, 3 इंटू 2 और साइन 60। ऐसे भी ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो साइन 60 का वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 3 तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 भुजाएं दी गई है और ये किसमें नहीं है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, रूट अंडर हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, ये एस लिखा है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ एस क्या है आप बताएंगे, एस सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी आप जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 12 28, 28/2 यानी कि क्या आ जाएगा 14 आएगा। सेमी पेरीमीटर कितना आया 14, आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, ये 14, 14 में से a चला जाएगा, a कितना है 7, तो ये 7, 14 में से 9 चला जाएगा तो ये 5 और 14 में से 12 चला जाएगा तो 2। जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे मेरे भाई, आप ध्यान देंगे कि यहाँ 7 2 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, एक 5 जो है वो बच जा रहा है, तो ऑप्शन में रूट के अंदर एक ही 5 हो सकता है, तो आंसर ये हो सकता है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस 7 को 2 बार लिखेंगे तो 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा और 2 बचा हुआ था, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 और बाहर निकल जाएगा और रूट अकेला है तो √5, तो ऐसे लिख देंगे आप 14√5। ठीक है, आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगेगा, अगर किसी ने पहली बार देखा है तो उसको लगेगा क्या ही पूछ लिया है। आपको दिया गया है इसका वैल्यू
एक्स वाई और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए यदि इतना 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 दिया है। तो यानी कि आपको पहले एक बच्चा तो ये होगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेगा, फिर यहाँ पर रखेगा और फिर यहाँ पर रखेगा, फिर देखेगा कि कौन सी नंबर ज़्यादा बार है। जैसे लेकिन ऑप्शन पे अगर आप ध्यान देते हैं और क्वेश्चन पर भी ध्यान देते हैं, तो 18 को आप देखें ध्यान से, अगर हम लोग ये मान लें कि इस x और y में से कोई, यानी कि दोनों नंबर तो अलग-अलग होगा, ठीक है? तो x और y में से अगर एक नंबर 18 रख देते हैं, तो वो 18 कितना होगा? एक 18 यहाँ है, एक 18 यहाँ है। जबकि 7 को अगर आप ध्यान से देखें तो 7 पहले से 3 है, तो 7 3 है और कोई भी नंबर अगर आएगा 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 8 अगर रखते हैं तो आप यहाँ 8, 8, एक 8, 3 तो 2 आंसर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 11 अगर आप रखते हैं तो 11 1, 2, 3 तो 7 तो पहले से है, तो 2 11 तो हो नहीं सकता, तो 11 भी आंसर नहीं होगा। और 18 को अगर हम देखते हैं तो 18 भी कितना है? एक यहाँ 18 है और कहीं नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 आप आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ x या y की जगह 7 रख कर देखेंगे, 7 या 21 प्लस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे और ये 42। तो y का वैल्यू कितना आ गया? ये 21 इस साइड जाएगा तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो x को हम लोगों ने कितना माना है? 7 और y को माना आया है कितना? 3। इसमें अगर रख कर देखते हैं कि अगर ये चीज़ सैटिस्फाई हो गई तो चीज़ें वही होगी, 749 3 तिया 9 ये 58 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू 7 होना अनिवार्य है। तो आपका जो बहुलक होगा वो 7 होगा, यानी कि क्वेश्चन को पूरा इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो कौन-सा आंसर हो सकता है और फिर वो चेक कर लेंगे तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 3 7 पहले से है तो आंसर 7 होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार नहीं है। आप देखेंगे 8 भी 2 बार है, तो 1 बार 8 आएगा, तो 8 3 से ज़्यादा बार होना चाहिए। 7 3 बार है, 3 से ज़्यादा बार होना चाहिए, 3 से कम या 3 रहेगा तब भी आंसर नहीं निकलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका टाइम लग जाएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी, तो पिता की आयु बताइए। पिता जैसे मान के चलता हूँ, दोनों सन की बात है और हमेशा 2 सन ही है, तो हम लोग सन को सन मान लेते हैं, फादर को फादर। जैसे पिता है इसकी अगर एज की बात करें, मान लें हम लोग एफ है और जो सन है यानी कि बेटा है, पुत्र है, दोनों का एज एस है, दोनों का जो है एस है, ठीक है? तो एफ इक्वल टू क्या होगा? 2s पहले कंडीशन से। अब बोला 20 वर्ष बाद एफ क्या होगा? 20 वर्ष बाद ऐसा होगा और सन क्या होगा? क्योंकि सन 1 नहीं 2 है, तो ये 20 ये भी बढ़ेगा और दूसरा वाला भी 20 बढ़ेगा। तो एफ इक्वल टू क्या होगा? ये एस इस साइड आएगा तो एफ माइनस एस इज इक्वल टू ये 20 इस साइड जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो इतना आएगा। एफ इक्वल टू 2s है तो एम एफ की जगह 2s लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू एस माइनस 20। तो सन का एज कितना पता चल गया? 20 साल। ये दोनों सन के एज का सम है। तो आपको क्या है? एफ इक्वल टू 2s दिया हुआ था, तो एफ 2s की जगह 20 रख देंगे तो क्या होगा? 40 आपका करेक्ट आंसर होगा, 40 ईयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, उनकी आयु का योगफल, यानी कि एक एक है ना पुत्र, तो ये 5 है, 5 गुनी है। ये अगर सन है तो ये फादर है। बोला उनकी आयु का योगफल 5 एक 6, इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 54। तो आपसे पूछा है पुत्र यानी एक का वैल्यू कितना होगा? 6 नमा 54 यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया? 9 साल। 9 साल ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला गया इसका औसत निकालिए। औसत 12 है तो ए का मान निकालिए। तो आप देखेंगे कितनी संख्या है? 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 और चूंकि 4 है तो सम कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 ये क्या होगा? 65 6.5 प्लस 10.6 प्लस 19.7 प्लस 1 और ये किससे? 4 से डिवाइड होगा और ये 4 इस साइड आएगा तो बढ़ होगा 48। इस सम कितना होगा? इस सब का 48 के बराबर होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम लोग इसको जोड़ें, 7 6 13 13 5 18 बच गया कितना? 1 9 1 10 10 और 10 और 6 9 1 10 10 6 16। ठीक है, 1 1 2
26.8 और ये किसके बराबर है 48 के, जब प्लस ए भी लिखा हुआ है तो ए का वैल्यू कितना होगा 48 माइनस 26.8, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0.2 और इसमें 47 में से 26 घटा देंगे तो कितना होगा 21। कुछ गलती किया हमने, यहाँ 36 होगा, देखेंगे यहाँ 9 और 6 15 एक 16 हुआ था, एक बचेगा, एक 1 2 1 3, तो यहाँ पर 36 होगा और ये 36 हो गया तो ये 11.2 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 10 बढ़ गया तो आंसर भी 10 कम हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया इतना एक लंबी रेलगाड़ी इतने के चाल से चल रही है, इसे एक सुरंग को पार करने में इतने सेकंड लगते हैं, सुरंग की लंबाई कितनी है। जैसे आपको पता है मेरे भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। एक ट्रेन सुरंग को तब पार करती है जब ट्रेन अपनी खुद की, जैसे ट्रेन को एक सुरंग के अंदर घुसी तो घुसने के साथ साथ जब ट्रेन का आखिरी छोर था सुरंग का, उसके बाद पूरा ट्रेन को खुद भी निकलना होता है, तब वो ट्रेन पार कर पाती है। तो ट्रेन को जो है सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों को पार करना होता है। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस अगर बात करें तो रेलगाड़ी है कितनी 1312 और सुरंग जो है, सुरंग की लंबाई अगर हम एक्स मान ले तो इसको कवर करना होगा, यही डिस्टेंस होगा। और स्पीड कितनी है 54 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लोग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और टाइम कितना दिया है 106, तो ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 106 गुना 54, यहाँ से आप फटाक से साइड कर लेंगे 106 गुना 54, तो क्या होगा 6 चौक 24 और ये 4 5 का 30 और ये 5 4 2 7 5, ये कितना हो गया 5724 और इसके साथ घटेगा कितना 1312, क्या होगा 214 और ये 4, 4412 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस ऐसे ही आपको करना है। बोला गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन, ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिले, इसका तरीका भी है, डिविजिबिलिटी रूल भी है, बट इसको आप लास्ट के लिए छोड़ें, क्योंकि इसमें जरा सा अगर आप इसमें फंसते हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको सारा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको सारे नंबर पे लगा के देखना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। सुषमा इतने की कार खरीदी और उनकी मरम्मत पर इतना खर्च की, फिर अपने दोस्त को इतने में बेच दिया, उससे कितने या लाभ या हानि की बात हुई, आप बताइए 10 के 2 स्थान तक। अब कोई आदमी 1,20,000 में खरीद के ला रहा है, उस पर 28,000 खर्चा कर रहा है, 28,500, तो पैसा वो जो वस्तु है वो कितने का बन गया, उसको पूरा का पूरा खर्चा लगा के कितना पड़ गया वस्तु का, तो आप बोलेंगे 120 प्लस 28,500, तो 1,48,500 इतने रुपए का उसका सीपी पड़ गया है। और ये बेच कितने में रहा है 138,600, ठीक है, इतने में बेच रहा है, तो बोल रहा है उसको प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। तो हम देखेंगे क्या ये कितने से कितना का इसको, अब इतने में खरीद के ला रहा है, इतने में बेच रहा है, तो इसको क्या हो गया नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 100 ज्यादा है, ये तो कितना हो जाएगा 0 0, ये 9 और यहाँ कितना बचेगा 7, कितना घटाना है हम लोग को 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 7 बचा होगा, 17 में से 8 गया 9, ठीक है, और ये 3 से 3 चला जाएगा, तो ये इतना और 148,500 परसेंटेज कितना प्रॉफिट लाभ हुआ, तो परसेंटेज 100 गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यही इसका क्या होगा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये इसने कम पे बेचा है, तो आपका लाभ वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आप फंसे तो मैक्सिमम चांस है कि आंसर ये होगा, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर सेम दिख रहे हैं। ठीक है, हानि ही होगा तो ये होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 11 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 11 का दिख रहा है, 11 यानी 11, 11 तितिया 33 और 11 पचा 55 और ये 11 नंबर 99 और ये 15 बार में, और 1/15 कितना होता है 6.67% होता है। तो डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि 100/15 करेंगे तो आपका क्या आएगा 6.67%। क्योंकि ये कम में बेच रहा है, जितना इतना का खरीद के ला रहा है, मरम्मत करवाया आप सारा चीज, तो इसको इतने का पड़ गया और इतने में बेचा तो उसको इतने का हानि हो गया।
ठीक है। बोला तेल की कीमत इतनी इतनी वृद्धि की गई तो समतुल्य एकल वृद्धि प्रतिशत कितनी है। जैसे 50% और 20% वृद्धि की सक्सेसिव लगातार अगर चेंज की जाती है तो आपको क्या है सक्सेसिव लगाना होता है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ए का वैल्यू कितना है 50, तो ए प्लस में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बी 40%, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा 90 प्लस 40 गुना 50 बटा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 को 20, 90 20 100, 90 20 110। तो 110% क्या हो जाएगा, उसकी समतुल्य प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, यानी कि सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप इसको रेशियो वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। कितना हो गया 15%, 50 हो गया तो कितना हो गया होगा 150, 2 से 3 हुआ होगा, और 140 से 100 से 140 तो 5 से 7, ये कितना हो गया 10 से 5 10 7 21, 10 से कितना बढ़ गया 21, 11 बढ़ गया, 10 पे परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 110% यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये तरीका क्यों बताया, मैं चाहता तो इतना बता के निकल सकता था, लेकिन जब कोई टिपिकल परसेंटेज आ जाएगा, जैसे 66 सही 2/3 परसेंटेज या 33 सही 1/3%, तो इस तरीके से आप नहीं लगा पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। तो दोनों सिचुएशन बेस्ड तरीके हैं, किस क्वेश्चन को किस सिचुएशन में लगाना है, किस तरीके से, तो वो आपको देखना होगा। ठीक है, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8640 है, इसके अंकित मूल्य पर 35 वृद्धि की गई और इतने की छूट दी गई। आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या बोलता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव जो होता है, नेट इफेक्टिव जो होता है, वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो इस क्वेश्चन में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं या फिर आप 100 मान के कर सकते हैं, यानी कि हमें इस डाटा का कोई यूज नहीं है, इस डाटा को आपको ध्यान में नहीं रखना है। जब भी चीजें परसेंटेज में दी गई हो और परसेंटेज में ही पूछा जाए तो आपको कई बार डाटा का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेस डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होता है। तो जैसे क्या होता है, ए का वैल्यू कितना दिया है 35% अधिक है, और डिस्काउंट कितना दिया गया 20, तो -20। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। जब आप इस पे लगाएंगे इसको तो ये क्या आएगा 35 -20 प्लस 35 गुना 20 बटा 100। यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये कितना होगा यहाँ से 15, और 35 दूनी 70 तो -7, तो -8 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 8% का इसको -8 नहीं होगा +8 होगा। ठीक है, तो 8% का इसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर माइनस में आंसर होता तो हम लोग बोलते कि हानि होता। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप ऐसा सोचे कि वस्तु का कीमत कितना होगा 100 रुपए अगर लिया होगा तो उसने उसको वस्तु कितने में बढ़ाकर अंकित किया तो 135 में, ये इसका मार्क प्राइस है। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 135 का 20% छूट देंगे तो इसका 80% पैसा वो ले रहा होगा। इसका 80% आप निकालेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40, 2 जीरो है तो खत्म हो जाएगा, 8 तिया 24 और 4 28, 8 8 2 10, तो 108। 100 का सामान आप 108 पे बेच रहे हैं, 8 का फायदा हो रहा है, तो परसेंटेज पूछेगा तो आप बताएंगे 8, क्योंकि 100 पे ही फायदा हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ये इसका वैल्यू आप बताइए। जैसे इसका मान आप बताइए क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये है क्या 5 इंटू 4 0.1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 0.03 का क्यूब, और नीचे में क्या है 0.03 का क्यूब प्लस 0.3 का 0.9 का क्यूब। ये नीचे वाला पूरा गलत है, ये क्या नीचे में 0.3 का क्यूब और 0.09 का क्यूब, ये आपको बताना है। अगर ऊपर भी हम ऐसा ही बना लें जैसा नीचे है
तो हम इसको इससे काट सकते हैं क्योंकि ये चीजें मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए इससे कितना ज्यादा इसे कितना देना पड़ेगा, 3 देंगे तो 3 का क्यूब तो कितना होगा, 3 3 होती है 27, यानी कि हमको यहाँ से उठाकर इसमें देना पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं। तो ये हम लोग को 27.2 और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इससे 27 इसमें देना पड़ेगा, तो 0.3 का क्यूब होगा और प्लस 0.03 का क्यूब होगा और नीचे क्या होगा 0.3 का क्यूब और प्लस 0.03 का क्यूब। अब ये सेम हो गया, तो आप क्या बताएंगे 0.2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 0.2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे देखें ये क्वेश्चन जो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पर है, पहले ही पूछा गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ही क्वेश्चन कई शिफ्टों में थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जाता है। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या कहता है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम हम लोग फिर से सीख लेते हैं। ए बी सी अगर किसी भी रेक्टेंगल के वर्टेक्स हो और पी बीच में कोई भी पॉइंट हो, तो पी से इसका वैल्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। ये यहाँ पर सी पर टच कर रही है। ठीक है, ये क्या होता है, पी ए का स्क्वायर इज प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। पी ए कितना दिख रहा है आपको 85 और पी बी कितना दिख रहा है 65 दिख रहा है, लेकिन पी सी कितना दिख रहा है 5 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर और पी बी कितना है 65 का स्क्वायर और पी डी का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं या फिर 85 का स्क्वायर, जब भी 5 कोई भी नंबर हो तो उसका निकालना आसान होता है, तो 25 25 लिखते हैं और 8 में 1 बढ़ाते हैं 9 होगा, 9 8 72, 5 का जानते हैं आप 25 होता है और ये इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, कितना होगा 25 और 6 से 1 बढ़ाएंगे 7 7 42। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये और ये क्या है, और ये पी डी स्क्वायर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। आपसे क्या है, इसको घटा देंगे तो आप देखेंगे 3 0 0 0 प्लस 25 इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर। तो 30 25 किसका स्क्वायर होगा, पी डी का स्क्वायर। 25 25 और 5 ये कितना होगा 55 का स्क्वायर होगा, 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर। तो पी डी कितना होगा 55, पी डी का वैल्यू होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जोश कम नहीं होना चाहिए। एक वस्तु को इतने पे छूट देने के बाद इतना लाभ प्रतिशत है, तो वस्तु का कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया है। जब भी सीपी और एमपी दिया हो, आपको निकालना हो, रेशियो निकालना हो और छूट और प्रॉफिट दिया हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं। तो आप बताएंगे क्या है, 100 में से घटेगा कितना 25, तो ये 75 हो जाएगा और 100 में से 2 जुड़ेगा तो 102 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 25 या 75 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 ये 34। ये कितना बढ़ रहा है इस पे, आप बता रहेंगे 9 बढ़ रहा होगा। ठीक है, कितना बढ़ रहा होगा 25 पे, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 9 चौका 36% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा। आपसे पूछा है कि जो ये एमपी, ये क्या है ना ऊपर वाला एमपी और ये है सीपी। तो एमपी कितना है 25 और सीपी कितना है 34। ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर क्या है, ये है सीपी और ये है एमपी। सीपी कितना है 25, एमपी कितना है 34, तो कितना बढ़ाकर क्या, कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया है, तो आप बताएंगे 9 और कितने बढ़ाया गया है, तो 25 पे, तो 9/25 परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नाव्या और भाव्या एक घर को क्रमशः इतने इतने दिनों में पेंट कर सकती है। यदि भाव्या ने शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करती है, तो दोनों मिलकर घर को कितने दिन में पेंट करेगी। एक है नाव्या, ये कितने दिन में कर रही है 40 दिन में। एक है वाव्या, ये कितने दिन में कर रही है 60 दिन में। आपको पता है हम लोग को एलसीएम निकालना होता है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120। आप 240
360 कुछ भी रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। मैं बार-बार बताता हूँ ताकि आपको ये एग्ज़ाम में सोचना भी नहीं है कि अगर मैंने गलत एलसीएम निकाल लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है? यदि भाव्या शुरुआत करती है, भाव्या क्या कौन है ये? पहले दिन 2 यूनिट करती है, फिर अगले दिन कौन आती है? नाव्या और नाव्या कितनी करती है? 3। तो 2 दिन में आप देखेंगे 5 यूनिट काम हो रहा है। 2 डेज़ में कितना हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। आपसे काम करवाना कितना है? 120। तो आप देखेंगे कि इसका कितना गुना है? ये इसका गुना है 24 गुना। 24 पंचे 120 होता है। तो इसका भी 24 गुना क्या होगा? 48 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 दिन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दिन में 5 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, 2 डेज़। तो कटवाना कितना है? 120। तो 1 यूनिट करने में कितना लगेगा? 2/5 और 120 का करवाना है तो 2/5 गुना 120 और ये 24 में आप काटेंगे तो 48 दिन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका दिमाग काम करे वैसे काम करना है। ऐसे करें तो आप जल्दी निकाल पाएँगे, वैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन्स रिपीट हुआ है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट में आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखेंगे और हमारे चैनल को फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको सही और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट के डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।